हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रिकल मेथड्स कुछ पढ़े थे, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, और इसके अलावा आपने बाइनोमियल थ्योरम वाला यूज़ देखा था, है ना। एक्सपेंशन किस तरीके से यूज़ करते हैं, डोमिनेटिंग टर्म का कंसेप्ट हल्का फुल्का हमने रिवाइज किया था। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास रहती है और सभी को याद रहती है हमेशा, साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट आपकी एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए 1 रहती है, और टेन एक्स बाई एक्स की लिमिट आपकी वो भी 1 के बराबर रहती है। ठीक है, तो अपन साइन एक्स और टेन एक्स के बारे में अवेयर होते हैं और पता होता है हमें कि साइन एक्स बाई एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें वो 1 से छोटी होती है, टेन एक्स बाई एक्स आपका 1 से छोटा होता है। लेकिन एक्सटेंडिंग टू 0 पे जब हम लिमिट की बात करते हैं तो कुछ छोटा बड़ा नहीं, सीधा लिमिट की वैल्यू आती है, वो कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। एक और इंपॉर्टेंट रहता है जो कि आपको फॉर्मेट बार बार यूज करना पड़ता है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर का। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये लिमिट कितनी आती है आपकी, हाफ के बराबर आती है। कैसे निकालते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये देखो क्या बन गया, साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, और नीचे क्या आ गया 2, तो 1/2 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट रहता है एक और जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, है ना। ये याद रखने की बात नहीं है, ये 3 याद रखने चाहिए, साइन 10 और ये 1 माइनस कॉस अपॉन एक्स स्क्वायर वाला। बाकी ये सब तो अपने आप निकलते जाएंगे। कैसे निकलेगा ये, तो यहाँ पे हमने किया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, tan x को कॉमन ले लिया, तो tan x को कॉमन लिया तो आपके पास बचा क्या, cos x माइनस 1, और नीचे लगा दिया हमने यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे लगा दिया x, तो ये बन गया 1 और ये बन गया माइनस हाफ, आंसर आ गया माइनस हाफ के बराबर। आप चाहो तो इसको एक्सपेंशन से भी कर सकते थे, sin x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब को। आप sin x का एक्सपेंशन लिखो, एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो आपने लिख लिया x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और कहां तक एक्सपेंड करते हैं, टिल वी गेट फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म। ठीक है, और यहां पे आपने लिख लिया x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और नीचे आपके पास कितना है, ये कितना होता है, tan x का x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, सॉरी हाँ, और नीचे एक्स क्यूब। ठीक, तो ये आंसर भी आपका कितना आ जाएगा, माइनस हाफ के बराबर आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो इसके अलावा कई बार आपको इस तरीके के भी क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे लिमिट आपको कहा गया एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 4, ठीक है, साइन एक्स माइनस रूट, सॉरी 1/√2, या फिर ऐसा 2 साइन एक्स माइनस √2 अपॉन, ठीक है, कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा कि tan x माइनस 1, या इस तरीके का चीज। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे भी पहले तो देख लो कि भाई इनडिटर्मिनेट तो है, और अगर इनडिटर्मिनेट है तो x की जगह बेटर रहता है, क्योंकि हमें ज्यादातर जो स्टैंडर्ड लिमिट्स वगैरह याद हैं वो किस पे याद हैं, जब आपका x टेंड्स टू 0 हो। ठीक है, अब x आपका π/4 टेंडिंग है तो थोड़ी दिक्कत होती है समझने में, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना चाहिए, x की जगह π/4 प्लस h या फिर π/4 माइनस h रख दो। जब h की अब बात आएगी तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब एक बार h टेंड्स टू 0 हो गया तो फिर हम क्वेश्चन को अपनी स्टैंडर्ड लिमिट्स भी यूज करके थोड़ा मतलब फेमिलियर हो जाएगा आपका जो भी एक्सप्रेशन बनेगा। तो x टेंडिंग टू π/4 की जगह आपने क्या किया, x को मान लीजिए π/4 प्लस h रख दिया, तो यही क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, 2 तो चलिए बाहर हो गया, साइन ओवर π/4 प्लस h माइनस 1/√2, और नीचे आपके पास आ जाएगा tan ओवर π/4 प्लस h माइनस 1। ठीक, तो यहां से अब आप लिख लो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां से आ गया आपका कितना, आप चाहो तो इसको साइन π/4 लिख दो, 1/√2 की जगह साइन π/4 लिख दो, और CD फॉर्मूला अप्लाई कर लो, है ना, साइन C माइनस साइन D वाला, तो 2 cos आ जाएगा π/8 प्लस h/2, और इनटू नहीं π/4 प्लस h/2, ठीक है, दोनों का सम बाई 2, और साइन में डिफरेंस आ जाएगा, साइन में डिफरेंस मतलब h/2, और डिवीजन में आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस टेन एच माइनस 1 माइनस टेन एच अपॉन 1 माइनस टेन एच, आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया, 2 × 2 4 हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ से आपके पास लिखा हुआ है cos π/4 प्लस h/2। ठीक है, तो इसको भी मैं बाहर निकाल ही सकता हूँ, cos π/4 प्लस h/2 नॉन जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है
है ना, h टेंडिंग टू 0 है तो cos पाई बाई 4 मतलब 1/2, तो 4/√2 मैंने बाहर कर लिया, ठीक है, 2 और ये 1/√2। sin h/2 आपका बचा हुआ है 1 - tan h बचा हुआ है। अच्छा 1 - tan h भी तो कितना है, 1 को ही टेंड करेगा ना h टेंडिंग टू 0 के लिए, तो अब ये फाइनाइट लिमिट यहाँ पे भी मतलब ये फाइनाइट वैल्यू 1 है, तो एक तरीके से इसको भी बाहर निकाल लिया। और नीचे आपके पास बचा कितना, 1 कट गए, बाकी बचा आपके पास 2 tan h, ठीक है। अब h टेंडिंग टू 0 आपका फेमिलियर टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज कर सकते थे, ठीक है। तो कई बार इस तरीके का भी रहता है कि आपको x की जगह पे a+h रख करके अगर देखना पड़े या a-h रख लें तो उससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इस पे आपको जो क्वेश्चंस हैं वो तो आप प्रैक्टिस करोगे ही, ठीक है। थ्योरेटिकली इसमें कहा जाए तो बस यही सारी अप्रोचेज जो रहती हैं आपके क्वेश्चंस में अप्लाई होती हैं, है ना। हाँ ये बात ठीक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में हमारे पास बहुत सारे और भी तरीके होते हैं कि क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ मेथड्स ट्राई करो उससे क्वेश्चन ना सॉल्व हो, ठीक है, बट वो ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्टेज जैसा है, वो हो सकता है कि किसी और क्वेश्चन में वही सारी ट्रिक्स आपकी काम आ जाएंगी, ठीक है। खैर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के बाद अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉग, ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। तो इस वाले में क्या है, लिमिट, इसमें जो मेन अपने पास रहता है लिमिट x टेंडिंग टू, मान लीजिए a है e⁻² आपका fx - 1/fx, मतलब x की वैल्यू कुछ a को टेंड कर रही है और उससे हो क्या रहा है, ये आपका fx भी 0 को टेंड कर रहा है और सेम fx आपका नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, e⁻fx - 1/fx। अगर आपका जो ये fx है वो 0 को टेंड करता है, मतलब आपकी पावर 0 को टेंड कर रही है और वही सेम एक्सप्रेशन आपका नीचे डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है, अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। और अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू a ln 1 + fx की बात करें अपॉन fx, जहां fx आपका 0 को टेंड कर रहा हो, ठीक है, और वही सेम fx यहाँ पे भी हो, लॉग का आर्गुमेंट 1 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ नहीं, लॉग का आर्गुमेंट 1 की तरफ जाएगा क्योंकि 1 के साथ आप 0 को ऐड कर रहे हो। तो अगर लॉग का आर्गुमेंट 1 की तरफ जा रहा है और ऐसे अगर हमने 1 को अलग किया और बाकी की जो टर्म है जो 0 बन रही थी वही 0 नीचे भी बन रहा है, तो फिर इसका आंसर कितना हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। एक और आता है लिमिट x टेंडिंग टू, मान लीजिए a लिख दिया मैंने, p⁻fx - 1/fx, है ना, और fx आपका 0 को टेंड करता है। ये ध्यान रहे कि ऐसा नहीं यहाँ साइन लिखा है या tan लिखा है, नहीं, दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों 0 को टेंड कर रहे होने चाहिए और दोनों आपस में सेम होने चाहिए, जो fx यहाँ है वही फंक्शन नीचे भी हो। तो p⁻fx - 1/fx, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ln p के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 स्टैंडर्ड आपके पास यहाँ पे लिमिट्स थी और इनके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस करते थे। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ ले लेते हैं अपन, जैसे मेन हमें लॉग के बारे में यहाँ पे समझना था। लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, मान लीजिए ln x² - 3, ठीक है, अपॉन x - 2, मान लीजिए ये है, ठीक है। तो x² - 3 आपका 1 को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो लॉग का आर्गुमेंट आपको 1 को टेंड कर रहा है, मतलब चांसेस हैं इसके। तो आपको क्या करना होगा, पहले आप आर्गुमेंट में से एक 1 को अलग कर दीजिए, 1 को अलग कर दिया, बाकी चीज 0 को टेंड कर रही है, और नीचे आपने लगा दिया x - 2, जबकि लिमिट आपका कैसा था, x टेंड्स टू 2, ठीक है। तो अब ये ln 1 के साथ वाली चीज जो है ये 0 को टेंड कर रही थी, तो आपको क्या चाहिए, अगर मैं यही x² - 4 नीचे लगा लूं, ठीक है, तो मेरी स्टैंडर्ड लिमिट बनेगी, लेकिन नीचे लगाने के लिए इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और यहाँ x - 2 बाहर है ही, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 1 के साथ वाली चीज 0 को टेंड कर रही थी और वही सेम 0 नीचे भी बना हुआ था, तो ये 1 को टेंड करने लग गया, दिस इज टेंडिंग टू 1 एंड हियर इट इज ऑफ कोर्स 4, सो द आंसर विल बी 4 ओनली, ठीक है। अगर इस तरीके का भी रहता है e⁻tan x - e⁻sin x अपॉन sin x इंटू साइन इनवर्स 2x, ठीक है, और देखते हैं e⁻2x - 1, मान लीजिए ये है, ठीक है, जहां लिमिट आपका x टेंडिंग टू 0 है। तो ऐसे केस में आप क्या करिए,
ऐसे केस में भी आपको भाई इस फॉर्म में बदलना पड़ेगा ई की पावर्स को, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो डिनोमिनेटर से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ बाई एक्स इंटू एक्स कर लो, यहाँ पे बाई 2x इंटू 2x कर लो, और यहाँ पे भी बाई 2x इंटू 2x कर लो। तो ये देखो ये तुम्हारा 1 बन गया ना, ई की पावर में जो 0 है वही सेम 0 नीचे बना हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे जो 0 है वही 0 यहाँ बना हुआ है, और साइन एक्स बाई एक्स ये भी आपका 1 है ही है, ठीक है। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। तो नीचे बच गया आपका 4x क्यूब, 4x स्क्वायर और x मिलके 4x क्यूब हो गए, और ऊपर है आपका e की पावर 10x माइनस e की पावर में sin x। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 वाली चीज यूज करें कि e की पावर sin x को हम ले लिया कॉमन, तो हमारे पास बचा e की पावर 10x माइनस sin x और माइनस 1 है ना, और नीचे आपके पास कितना है 4x क्यूब है, ठीक। ओके, तो e की पावर जो है ये e की पावर 0, ये तो 1 है ना, तो 1 मतलब नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, लिमिट स्प्लिट करके प्रोडक्ट में बदली जा सकती है कि लिमिट ऑफ दिस इनटू लिमिट ऑफ बाकी सब लिखा जा सकता है। ये क्वांटिटी आपकी 1 को टेंड कर रही है, तो दिस इज लिमिट एक्सटेंड 1/4 भी अलग ही कर लिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e रेज टू पावर 10x माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, है ना। तो हमें क्या चाहिए होता है कि ये 10x माइनस साइन एक्स जो 0 है वही सेम 0 नीचे आ जाए। तो अगर ये सेम 0 आपने नीचे लिख दिया, ठीक है, तो आपके पास बाकी बचे हुए क्या है, ठीक है, बाकी आपके पास क्या बचा हुआ है 10x माइनस साइन एक्स से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिवीजन में आपको x क्यूब रखना ही पड़ेगा। ऐसा ही हो गया ना सब कुछ। ये वैल्यू आपकी किसको टेंड कर गई, 1 को टेंड कर गई, तो बाकी बचा यहाँ से, ये अभी हमने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन है आपका, एक और देखते हैं, ln लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln cos x अपॉन 6x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे भी आप देखो ln का आर्गुमेंट 1 को टेंड कर रहा है, आपका काम क्या होना चाहिए 1 अलग करें और बाकी को फोकस करें। तो दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln 1 अलग करो, बाकी पे फोकस करो, ठीक है, और नीचे लगा दो 6x स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जो बाकी है ना, मतलब cos x माइनस 1, ये नीचे अगर रहता, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन रहने से इसके फायदा क्या होगा कि ये 1 को टेंड करने लगेगा, एंड cos x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अभी हमने कहा था कि इट विल बी माइनस हाफ, है ना, अपॉन 6 है, तो 1 माइनस 1/12, ये इसका भी आंसर हो जाएगा। तो मतलब लॉग वगैरह रहे तो आपको ये चीज देखना चाहिए, अंदर का आर्गुमेंट अगर 1 को टेंड कर रहा है तो 1 अलग करो, बाकी के टर्म्स को डिनोमिनेटर में ले आने का ट्राई करो। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसके बाद नेक्स्ट था अपना 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, है ना। तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आप कैसे सॉल्व करते हो, आपका बेस जो है f की पावर g, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होगा, बेस आपका 1 को टेंड कर रहा होगा और पावर जो है आपकी इन्फिनिटी को टेंड कर रही होगी, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx gx, ठीक है। इस फॉर्म को सॉल्व कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली 1 टेंडिंग है, 1 फिक्स नहीं होना चाहिए, 1 फिक्स हो गया तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्या होगा, 1 फिक्स हो गया तो आंसर आपका 1 आएगा, यहाँ कोई इंडिटर्मिनेंसी नहीं रहेगी, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx gx, अब इस केस की बात करें, अगर ये इंडिटर्मिनेट है तो, ठीक है, अगर ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है तो आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना होता है आपको बस बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिमिट निकाल दीजिए, और जो भी लिमिट आए उसको e की पावर में रख दीजिए। बस क्या करना है, बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, पावर को मल्टीप्लाई करना है, लिमिट को कैलकुलेट करना है, और जो लिमिट कैलकुलेट होकर के आई उसको e की पावर में रख देना है, बस इतना ही सा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो कोई सा भी क्वेश्चन है, इसमें इससे ज़्यादा आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए आपसे कहा गया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये ले लिया हमने, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी cos 1/x प्लस cos 2/x प्लस cos 3/x डिवाइडेड बाई 3 एंड रेज टू पावर x स्क्वायर, है ना, ये मान लीजिए। तो आप देखिए आपका बेस कैसा है, 1 + 1 + 1/3, मतलब 1 को टेंड कर रहा है, रेज टू पावर इन्फिनिटी है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का ये क्वेश्चन है। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप है, ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा, क्या करना होता है, बेस में से
1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, पावर को मल्टीप्लाई कीजिए और लिमिट निकाल लीजिए। ठीक है, तो cos रेज टू पावर cos 1 बाई एक्स प्लस cos 2 बाई एक्स प्लस cos 3 बाई एक्स -3/3। ठीक है, और इंटू कर दिया आपने एक्स स्क्वायर, है ना, यही करना था। बेस में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया और इंटू पावर को इंटू कर दिया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या आएगा देखिए। अब ये 3 को एक एक कॉस के साथ दे देता हूँ, cos 1 बाई एक्स -1 1/3, चलो बाहर है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आपके पास है 1 बाई एक्स स्क्वायर, लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में, प्लस ऐसे ही cos 2 बाई एक्स -1 अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर और cos 3 बाई एक्स -1 अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर। मैंने इतने कॉन्फिडेंटली स्प्लिट क्यों कर लिया? अगर मैं कहूँ कि लिमिट मैं तीनों पे स्प्लिट करना चाहता हूँ तो स्प्लिट इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे पता है कि तीनों आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि cos के साथ ये 0 लिखा हुआ है और उसी 0 का स्क्वायर नीचे लिखा है। सेम तरीके से cos के साथ 0 है और उसी 0 का स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना। तो आप देखो ये वैसा ही है, cos थीटा -1 अपॉन थीटा स्क्वायर, अभी निकाला था 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, जहाँ x आपका टेंड्स टू 0 था, तो ये भी तो आपका टेंड्स टू 0 ही है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? -½ हो जाएगी। दिस वन इज -½ 1/3 इज वेटिंग आउटसाइड, -½ ये रहा। यहाँ पे अगर आपका 4 बाई एक्स स्क्वायर हो जाए तो इतना पोर्शन -½ बनाता, ठीक है, तो -½ यहाँ बनाता, लेकिन 1/4 और नीचे में, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ अगर 9 बाई एक्स स्क्वायर हो जाए तो इतना पोर्शन आपका -½ बनाता, लेकिन 1/9 नीचे में। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू आप निकल जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपका यही रहता है कि बेस में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। अच्छा, ये जो भी आंसर आएगा, ये आंसर को आपको e की पावर में रखना है, तो आपका फाइनल आंसर ये होगा e रेज टू पावर, ये जो भी कैलकुलेशन से आ जाए आपके पास। अब कई बार ऐसा भी रहता है क्वेश्चंस में कि आपके पास कुछ टर्म्स ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, कुछ टर्म्स एक्सपोनेंशियल हैं, कुछ टर्म्स पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। अगर ठीक है स्प्लिट हो जाए, स्प्लिट करना पॉसिबल हो और स्प्लिट करने के बाद फाइनाइट रिजल्ट आ जाए, तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर स्प्लिट नहीं हो रहा, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर हम कैसे क्लब करेंगे? कोई ऐसी फॉर्म तो है नहीं जिसमें आपका कुछ एक्सपोनेंशियल हो, कुछ पॉलिनोमियल हो, कुछ एक्सपोनेंशियल हो, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हो, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक हो और कुछ मतलब एक्सपोनेंशियल, मतलब कुछ भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो, हेटेरोजीनियस टाइप का, ठीक है। अगर आपके पास अलग अलग टाइप के टर्म्स हैं तो फिर आप कैसे कंबाइन करोगे? ऐसी तो कोई लिमिट आपके पास, मतलब आपने स्टैंडर्ड पढ़ी नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अगेन एक्सपेंशन। लेकिन ऑब्वियसली ये बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं होगा, लॉजिक उसका बिल्कुल उसी तरीके से होगा कि वी हैव टू एक्सपेंड टिल वी गेट फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, ठीक है, ठीक है। और जो मैंने प्रिकॉशंस बताई थी उस टाइम पे कि कौन कौन सा, मतलब आप सीधा x³ पे मत जंप कर जाओ, आप देखो कि हो सकता है x² बाद में बचा हुआ हो, ठीक है। तो ये सब चीजों का आपको उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए इस सेक्शन के लिए अगर हम कहें, जिसको कहते हैं हम यूजिंग एक्सपेंशन, तो यूजिंग एक्सपेंशन वाला कंसेप्ट यूज कब करना पड़ता है? जब आपके पास टर्म्स जो है वो हेटेरोजीनियस टाइप की हो, आपके पास सारी टर्म्स अलग अलग टाइप की हो। अगर आपके पास टर्म्स अलग अलग टाइप की लिखी हुई हैं, है ना, तो ऐसे केस में आपको एक्सपेंशन का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इट विल कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया e रेज टू पावर x -1 - x अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। तो इसके लिए अब आप एक्सपेंशन कर सकते हो, क्योंकि अब आपके पास ये पॉलिनोमियल है और ये रहा एक्सपोनेंशियल, दोनों फर्क, मतलब कुछ खास क्लबिंग तो पॉसिबल नहीं है। तो आप एक्सपेंशन कर दो 1 + x प्लस, सॉरी, नॉन कैंसिल टर्म का वेट करना है, तो नॉन कैंसिल टर्म यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से आपके पास आंसर बना देगा 1/2। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अब ध्यान रहना क्या चाहिए कि आपके पास जो ये सारे एक्सपेंशंस होते हैं वो आपके x की छोटी वैल्यूज के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि x की जगह पे आपको a + t पुट करना पड़े, सपोज x टेंड्स टू π/4 है, इन सब केस मान लो, तो x की जगह π/4 + t पुट करना पड़े, ठीक है। π/4 को अलग करने के बाद जो t आएगा, है ना, ठीक है, उस पे आप एक्सपेंशन लगा सकते हो,
ठीक है। तो मतलब आप बहुत छोटी वैल्यूज के लिए ही केवल इन एक्सपेंशन का यूज करोगे। कौन कौन से एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं? तो e की पावर x इंपॉर्टेंट होता है ना, a की पावर x इंपॉर्टेंट होता है, sin x इंपॉर्टेंट है, tan x इंपॉर्टेंट है, ln 1 प्लस x इंपॉर्टेंट है, cos x इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स x इंपॉर्टेंट है। बाकी आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना आपको कम से कम याद रखना चाहिए। और एक और रहता है 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, इसी ईयर में इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी था, तो इसके बारे में हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का आपको एक्सपेंशन तो ठीक है याद रहना चाहिए, लेकिन एक और चीज जो कैलकुलस में फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है उसका भी आपको ध्यान आना चाहिए कि आपको कभी भी f की पावर g को एनालाइज करना हो, इवन f की पावर g को जब हम ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, लिमिट जब इसकी निकालते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला हम बनाते हैं जब, तब भी हम क्या यूज करते हैं, इसको हमेशा देखो, अगर कहीं भी f की पावर g लिखा है तो वी शुड ऑलवेज कंसीडर इट एज e रेज टू पावर ln f की पावर g, दैट मींस e रेज टू पावर g ln f, ठीक है, ऐसा कंसीडर करना चाहिए। इससे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन और एनालाइज करने में दिक्कत कम होती है ना। तो अब जैसे ये चीज थी आपकी, अब इसमें आपको कैसे सोचना चाहिए, e की पावर g क्या है, 1 बाई एक्स है, ln 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स तो याद होगा, ठीक है। तो ln 1 प्लस एक्स जब याद होगा तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर x टेंडिंग टू 0 पे बात की जा रही है तो 1 बाई एक्स चलो बाहर है, ln 1 प्लस एक्स कैन बी रिटन एज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस x क्यूब बाई 3, देख लेना यार फैक्टोरियल है या नहीं है, ये मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी f की पावर g टाइप की अगर चीज है उसको एनालाइज करना है, ठीक है, कैलकुलस के अंदर, तो आपको हमेशा इस तरीके से कन्वर्ट करके प्रोसीड कर लेना चाहिए अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो, ठीक है। यहाँ से चीजें थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है cos रूट x है, sin x बाई 2 है, नीचे पॉलिनोमियल है ना। तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन अगर है तो भी आप मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 0 प्लस से जाना पड़ेगा क्योंकि रूट x लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आगे सॉल्व करना चाहिए यूजिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पे 1 माइनस cos रूट x के लिए क्या लिखेंगे, क्या कैसे स्टार्ट होता है ये, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस रूट एक्स की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल माइनस रूट एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, यही रहेगा, ठीक है। एक्सपेंड टिल वी गेट नॉन कैंसिल टर्म, ठीक है। साइन एक्स बाई 2 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, x बाई 2, है ना, यहीं पे आपको नॉन कैंसिल टर्म मिल गया, ठीक, एक्स क्यूब, 1 और 1 तो कट गए, और यहाँ पे आपके पास है, अच्छा नहीं, हाँ अच्छा ये भी तो कट जाएगा ना, ये माइनस माइनस मिलके प्लस और यहाँ से गया कट, ठीक है। तो एक और टर्म लिख लेते हैं, x बाई 2 प्लस x बाई 2 माइनस, है ना, साइन थीटा का जब एक्सपेंशन करते हो क्या आता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, मतलब x बाई 2 का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये भाई साहब इससे गया कट, ठीक है। बाकी आपके पास x की पावर 3 यहाँ से है आपका x की पावर 3 बाई 2, डोमिनेट यही करेगा, तो ऑब्वियसली आपके पास बन जाएगा माइनस का x की पावर 3 बाई 2 बाई 6 एक्स क्यूब, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका माइनस, चूंकि x टेंडिंग टू 0 है ना, तो कितना हो जाएगा ये, इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी बन जाएगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट मतलब। अब आप मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको tan इनवर्स x जैसे इस क्वेश्चन में देखें आपको नहीं याद है, तो आप इसको ये भी कर सकते हो कि tan इनवर्स x को थीटा मान लो, उससे फायदा ये होगा कि x tan थीटा बन जाएगा। अब tan थीटा जब बन जाएगा तो जब x टेंडिंग टू 0 है तो थीटा भी कैसा होगा, टेंडिंग टू 0 होगा, है ना। तो इसको थीटा में बदल दिया हमने, और उससे बेनिफिट ये मिला कि दिस इज फ्री ऑफ इनवर्स नाउ, ठीक है, ये ऐसा बन गया। तो दिस इज tan थीटा माइनस थीटा बाई, इसमें स्टैंडर्ड लिमिट लगा देते हैं, tan थीटा की जगह थीटा लिख देते हैं, थीटा क्यूब। अब आप tan थीटा वाले एक्सपेंशन से काम चला सकते हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, कभी यहाँ हो जाए साइन इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x, तब ऐसा नहीं कर पाएंगे, तब हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसके एक्सपेंशन से ही प्रोसीड करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में हम एक्सपेंशन अवॉइड करते हैं जहां तक हो सके। डिनोमिनेटर में अगर बहुत सारी टर्म्स हैं तो वहां से आप देख लो कुछ मतलब
स्टैंडर्ड लिमिट्स वगैरह यूज़ करके, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, मतलब जो भी अपने सिंपल मेथड्स हैं उनको यूज़ करने का हम ट्राई करेंगे। जहाँ तक हो सके अपन अवॉइड करेंगे डिनोमिनेटर में एक्सपेंशन वगैरह करना। ओके, तो ये तो आपका रहा एक्सपेंशन मेथड, ठीक है, जो हेटेरोजीनियस टर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एक बार को पहले, अभी आपके दो फॉर्म्स बचे हुए हैं, 0 की पावर 0 फॉर्म और इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म, लेकिन उनमें एक रिक्वायरमेंट आपकी आती है जो आपको सबसे फेवरेट है इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो है LH रूल, है ना, क्योंकि इसमें लिमिट निकालनी ही नहीं पड़ती, इसमें तो सीधा हम डिफरेंशिएट करके काम चला लेते हैं। तो अब ये तो मतलब सिंपल सी चीज रहती है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx by gx, अगर ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है, 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो ये कैसे लिखा जा सकता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू f' अपॉन g', ऐसा लिखा जा सकता है। अगेन इसको फर्दर डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं, जब तक कि आपको 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है, तब तक आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर बार आप डिफरेंशिएट करो तो साथ में ये भी चेक करो कि अब जो मतलब जब आप डिफरेंशिएट करने वाले हो उसके पहले ये चेक कर लो कि क्या ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। अगर है तो हम इसको करेंगे, अदरवाइज फिर वो अपना वहीं से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है हम LH रूल अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्मली तो क्या होता है, हर जगह LH रूल अप्लाई कर लिया, आंसर निकल गया, लेकिन अगर हम LH रूल अप्लाई करें, है ना, और उससे आपको पता चले कि अच्छा ये तो ऑसिलेटिंग हो गया, है ना, जैसे मान लीजिए इसकी बात करता हूं मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन किया था ना हमने, x प्लस साइन एक्स अपॉन x प्लस 2 साइन एक्स, और हमने कह दिया था कि इसका आंसर 1 होगा। पता है कैसे होगा, x से एक तरीके से आपने x ही डोमिनेट करेगा। ठीक है, अब आपको लगा कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो है, LH रूल अप्लाई करना चाहिए, तो आपने इस पे LH रूल अप्लाई कर दिया, तो उससे बना क्या, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस 2 कॉस एक्स। अब फर्दर तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते क्योंकि ये अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो रहा नहीं, है ना। अब आप क्या बोलोगे इसका आंसर, यहां से क्या लग रहा है, 1 तो नहीं बोल सकते ना, कॉस इन्फिनिटी तो कुछ भी हो सकता है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब आप कहोगे कि दिस इज नॉट, मतलब ऐसा कह लें डज नॉट एग्जिस्ट बोल सकते हैं क्या। और मान लीजिए सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाए, ये सब भूल जाओ, सिर्फ इतना पूछा जाए, तो इसका तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा ना, बिकॉज दिस वैल्यू विल बी ऑसिलेटिंग, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू होगी ये। ठीक है, लिमिट में स्टार्टिंग में हमने कहा था तीसरा रीजन जो था कि मतलब जिसकी वजह से लिमिट आपकी एग्जिस्ट ना करे, तो यही था ना कि यहाँ पे आपके पास फ्लक्चुएटिंग वैल्यू आने लगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एक्स इज फ्लक्चुएटिंग, दैट इज व्हाई इट्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे भी वैल्यू कैसी आ जाएगी, फ्लक्चुएटिंग, और इसलिए हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन आपको पता है कि आंसर तो इसका 1 होना था, तो ये चीज गलत हो गई। ठीक है, यहां तक आप लिखने के लिए मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, आप यहां तक प्रोसीड करो, लेकिन अगर LH रूल अप्लाई करने के बाद आप ऐसी सिचुएशन में आते हो कि आपको बोलना पड़े डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, ठीक है, लिमिट इज ऑसिलेटिंग या फ्लक्चुएटिंग, अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी जो लिमिट है वो ऑसिलेटिंग है और इस वजह से आपको बोलना पड़ेगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर आप नहीं बोलेंगे, आप LH रूल के बिना क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या हुआ कि जब हमने LH रूल अप्लाई किया एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एक्सप्रेशन व्हिच इज हैविंग सम ऑसिलेटिंग वैल्यूज, सो वी कैन नॉट डिटरमाइन लिमिट्स, तो इन प्लेस ऑफ अप्लाइंग LH रूल वी नीड टू ट्रीट दैट क्वेश्चन विद सम अदर मेथड। ठीक है, कुछ और चीजें उस पर अप्लाई करो, कुछ और तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपका जो LH रूल है ना वो हो सकता है ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना दे क्वेश्चन को, तो ऐसे क्वेश्चंस पहले देख लेना चाहिए। और कई बार जेई वाले ऐसे सवाल पूछते भी है जिसमें आपका LH रूल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दे, आपका जो ये मतलब सिंपल स्टैंडर्ड लिमिट्स वाला मेथड है, अलजेब्रिकल, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, है ना, तो इन सब का जो मेथड हो वो ज्यादा इजी हो इन कंपैरिजन टू LH रूल। ठीक है, एक और बड़ा मजेदार सा रहता है एग्जाम्पल, अपन उसको भी देख लेते हैं एक बार। हाँ, जैसे मान लीजिए e रेज टू पावर -1/x²/x, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e रेज टू पावर -1/x²/x, 0/0 फॉर्म है, लिमिट आपने LH रूल अप्लाई किया। अब जैसे जैसे आप LH रूल अप्लाई करोगे तो क्या देखो क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना,
-1/x² e की पावर में -1/x² और इसका डिफरेंशिएशन आपने किया तो 2/x³, ऐसा हो गया। ठीक है, अब आपने ऐसा भी कर लिया, मान लीजिए कि दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, 2 तो चलिए ठीक है, e⁻⁻x²/x³, ठीक है, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है। आपने फिर से डिफरेंशिएट किया, इस बार और ज्यादा पावर बढ़ जाएगी, x की पावर 5 आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए x था, अब x³ हो गया, आगे x5 हो गया, तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, लगातार कुछ वैल्यू तो मिल नहीं पा रही। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि अगर कभी ऐसा लगे कि आप मतलब कायदे से डिफरेंशिएशन से क्या करते हो, आप पावर से रिड्यूस करते हो और आपके पास और दिक्कतें पैदा हो जा रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे केस में कि थोड़ा सा इसको इधर उधर इंटरचेंज करके लिखो। जैसे कि ये अगर f/g है, समझो इस चीज को कि अगर मैं कोई चीज f/g लिखा हूं तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 1/g डिवाइडेड बाई 1/f लिख सकता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये दोनों चीजें तो सेम ही है। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी आपको फील हो तो आप इसको f/g को इस तरीके से कन्वर्ट कर दो। दैट मीन्स कि इन प्लेस ऑफ राइटिंग ऑल दिस, ठीक है, आप क्या लिख दो, इसको लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है, 1/g इज 1/x, और इसका रेसिप्रोकल आप करोगे तो e की पावर 1/x²। तो आपने डिफरेंशिएट किया, कितना आएगा -1/x², यहां से कितना आएगा 1/x² और 2/x³, है ना, तो -x³/2 ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास देखिए क्या बन गया, ऊपर आ गया आपका x और नीचे आ गया e की पावर 1/x²। ठीक है, इतनी। ठीक है, तो अपने पास बच रहा है लिमिट, यहां पे देख लेते हैं, x टेंडिंग टू 0 e 1/x ऊपर और नीचे e की पावर 1/x²। एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, है ना, कुछ और बचा था, x बचा हुआ था, हाँ x बचा हुआ था और यहाँ e की पावर 1/x²। तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कर भी नहीं सकते, क्योंकि ऊपर 0 बन रहा है और नीचे इन्फिनिटी बन रहा है। तो 0/∞, इसका तो आप डिफरेंशिएशन करोगे नहीं, LH रूल अप्लाई नहीं करोगे और आंसर लिखोगे सीधा 0 के बराबर। ठीक है, तो LH रूल में ये प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए। कई बार आपका जो सिंपल मेथड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे। ऑसिलेटिंग अगर तरीके से प्रोसीड हो रहा है, इस तरीके का कुछ केस होता है, तो आप बोल दोगे कि यहाँ पे लिमिट निकालने के लिए LH अप्लाई करना गलत है, हमें किसी अदर मेथड से करना चाहिए। फिर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो f/g को आप 1/g डिवाइडेड बाई 1/f लिख लो और फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब LH रूल की हेल्प से ही 0 की पावर 0 फॉर्म का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए, एक लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x की पावर x इज इक्वल टू 1 होता है, और उसी को हम ऐसे कहें जनरलाइज करके कि fx की पावर fx, अगर ये fx 0 को टेंड करता है तो वैल्यू 1 होती है। दैट मीन्स कि अगर कहीं आपसे ये पूछ लिया जाए x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन x की पावर साइन x, ठीक है, ध्यान रहे कि हम इसके पॉजिटिव होने का अपन ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए 0 प्लस की बात करिए। तो साइन x की पावर साइन x, तो ये इस फॉर्मेट का हो गया और डायरेक्टली आंसर आप इसका 1 लिख सकते हो। ठीक है, सेम तरीके से अगर मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस x की पावर x आ गया, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले आपका ये सॉल्व होगा। ठीक है, एंड इट विल गिव यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, x की पावर सबसे पहले ये सॉल्व होगा, मतलब एक तरीके से ये x की पावर 1 बन गया, और x की पावर 1 बन गया तो ये 0 के बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा ये 1 हमने ऊपर कैसे लिख दिया, कंपोजिट फंक्शन वाली चीज से। इसको आप ऐसे कब लिख पाए हो, जब आपको पता था कि f ऑफ gx की जो लिमिट होती है ना, वो क्या होती है, लिमिट को अंदर भेज देते हैं, f ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू gx भेज देते हैं। ठीक है, इस चीज को फॉलो करते हुए हमने लिखा है, कंपोजिट फंक्शन वाली चीज को फॉलो करते हुए लिखा है कि अंदर में भेज सकते हैं अगर आपका जो बाहर वाला फंक्शन f है वो कंटिन्यूअस है अराउंड लिमिटिंग वैल्यू। तो बाहर वाला फंक्शन जो है आपका वो तो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा ही, x की पावर एनीथिंग, ठीक है, वो तो कंटिन्यूअस रहेगा ही, इसलिए हम भेज सकते हैं उसको x की पावर में 1 विल बी इक्वल टू 0, है ना। अब इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें कि हमारे पास डिफरेंट लिखा हो। 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 दोनों में ही आपका मेथड क्या अप्लाई होगा, पहले उसकी बात कर लें। ये तो हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स देख लें,
ठीक है, कैसे आई हैं उसके बारे में भी मतलब यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने कहा था कि अभी कभी भी आपको fx की पावर gx के बारे में सोचना हो तो आप इसको लिख लो e की पावर में g ln f, है ना। और अब आप देखो क्या लिख सकते हो कि लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है ना आपका ln f डिवाइडेड बाई 1/g, है ना। ऐसा इसको कन्वर्ट कर ले, कोई दिक्कत। fx की पावर gx ऐसा लिख दिया और इसको लिख दिया मैंने ln f अपॉन 1/g। अब इस लिमिट को आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग LH रूल। ये वाला स्टेप लिखने के बाद अब उस पर LH रूल अप्लाई करिए। अगर आपका बिना LH के ही आपको पता है तो आप बिना LH के ही आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, ये ध्यान रहे आपको, जैसे हमने 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए बोल दिया कि बेस में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए और इनटू पावर करिए, जो लिमिट आए उसको e की पावर में लगा दीजिए। वैसे यहाँ पे क्या करना चाहिए, बेस के आगे ln लग दिया और 1/g कर दिया, लिमिट निकाली और जो लिमिट आई उसको हमने e की पावर में रख दिया। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, यहाँ पे ये दोनों के लिए वैलिड है, इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर 0 के लिए भी, क्योंकि अगर इन्फिनिटी की पावर 0 है मतलब ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था, तो ln इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी और नीचे आपका क्या आएगा 1/g मतलब इन्फिनिटी, ठीक है ना। इन्फिनिटी की पावर 0 के लिए ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जा रहा है, इसलिए LH रूल अप्लाई हो सकता है। और वैसे ही अगर 0 की पावर 0 की बात करें तो ln 0 माइनस इन्फिनिटी और नीचे तो इन्फिनिटी बन ही रहा है, ठीक है। तो LH रूल यहाँ पे इसलिए अप्लाई किया जा सकता है। सेम मेथड आपका दोनों के लिए 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 दोनों के लिए वैलिड होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन, हाँ मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस 10x रेज टू पावर π/2 माइनस x, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की पावर में 0 ऐसी चीज लिखी हुई है, तो ये पहले इंडिटर्मिनेट है। लेकिन पहले तो हम फेमिलियर होने के लिए क्या करते हैं, x को π/2 माइनस h रख दें, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस आ जाएगा 10 π/2 माइनस h मतलब cot h रेज टू पावर आपने रख दिया h, ये हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या था, ln ऑफ cot h, ठीक है, f आपका cot है, g आपका h है, तो ln ऑफ cot h डिवाइडेड बाई 1/h, इसी की लिमिट आप कैलकुलेट कर लीजिए और जो आंसर आए उसको e की पावर में रख दीजिएगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन मेन करते हैं। अब इसका कैलकुलेशन आप LH रूल से कर सकते हो, कितना आएगा, तो देखो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस -1/cot h इंटू कोसेक स्क्वायर h, यही हो जाएगा ना, और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आएगा -1/h स्क्वायर, है ना इतना। तो दिस विल बी e की पावर में लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया, बाकी बचा क्या, कोसेक स्क्वायर को नीचे भेज दिया, साइन स्क्वायर हो गया, h स्क्वायर ऊपर चला गया, h स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर h, और एक 1/cot h और लिखा हुआ है, तो ये तो 1 हो गया और इसकी वैल्यू कहाँ चली गई, 0 को टेंड कर गई, तो ये आपका हो गया e की पावर में 0, मतलब आंसर कितना हो गया, 1 के बराबर है। तो आपको बस ln f अपॉन 1/g लिखना है और क्या करना है, उसको LH रूल अप्लाई करके उसकी लिमिट निकालनी है, जो लिमिट आए उसको e की पावर में रखना ना भूलें। डबल लिमिट्स के लिए देखें, अगर डबल लिमिट्स क्या होता है, जिसमें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स के बेसिस पे आपको आंसर रिप्लाई करना है, ठीक है, दोनों चीजें आपकी टेंड कर रही हैं। तो ऐसे केसेस मैक्सिमम टाइम्स आपको कैसे मिलेंगे, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म के टाइप के मिलेंगे, है ना। अब आपको ये समझना है कि जो बेस है वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, कुल मिलाकर के फोकस आपका सिर्फ इसी पे रहना चाहिए कि बेस आपका 1 से बड़ा है 1 से छोटा है। बेस अगर 1 से कुछ भी बड़ा है तो इसका मतलब क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, इन्फिनिटी। 1 से कुछ भी छोटा है तो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आप जैसे cos x की बात कर रहे हो x टेंडिंग टू 0 पे, ठीक है, तो जब 0 प्लस पे आप सोचो या 0 माइनस पे, तो आपका cos x जो है, मतलब मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होगा कि बेस आपका एक वेरिएबल के टर्म में होगा, पावर आपका दूसरे वेरिएबल के टर्म में होगी। तो cos x जो है आपका वो 1 से छोटा ही है ना। इनफैक्ट 0 प्लस पे 1 भी नहीं है, एग्जैक्ट 1 तो है ही नहीं। एग्जैक्ट 1 होता तो 1 की पावर में आप कुछ भी लगा दो, आंसर तो आपका क्या हो जाता, फिर 1 के बराबर ही हो जाता, उसमें कोई डिफरेंस था नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर कितना भी बड़ा रखते हैं आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर इन केस आपके पास जो बेस है वो 1 से छोटा है तो इस केस में आंसर 0 होगा, और इस केस में आपका बेस 1 से छोटा है तो आपका आंसर 0 आएगा। मतलब आपका कुल मिलाकर के फोकस ये होना चाहिए कि आपका जो बेस है वो 1 से छोटा है, 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, बस इतना ही क्वेश्चन में रहता है, ठीक है।
अब जैसे मान लीजिए ये fx है, ये fx को मान लीजिए कहा गया कि लिमिट वगैरह से फ्री करके सिंपल टर्म्स में लिखो कि ये fx का फंक्शन क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम इसके लिए, देखिए आप सबसे पहले इस पे फोकस करोगे, ये जो बेस है ना, बेस आपका किस तरीके से बिहेव कर रहा है ये आपको चेक करना है कि बेस कब आपका 1 से बड़ा है, कब 1 के बराबर है और कब 1 से छोटा है। इंटीजर पार्ट है ये, ऐसा ध्यान दें। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो कुछ भी सोचने के पहले सीधा हम ये सोचेंगे कि ये क्वांटिटी 1 के बराबर कब होगी, 1 से बड़ी कब होगी, 1 से छोटी कब होगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या आएगा, log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीजर पार्ट, केस 1 पहला ले रहा हूं मैं, कि इसका इंटीजर पार्ट आपका 1 के बराबर हो जाए। दैट मींस कि log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके पास कैसा हो जाए, 1 से 2 के बीच का। ठीक है, तो दिस लाइज इन बिटवीन 1 to 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाइज इन बिटवीन 4 to 2, सो एक्स स्क्वायर लाइज इन बिटवीन 3 and 1। x की वैल्यू अब यहां से आप कमेंट कर सकते हो कि अगर x स्क्वायर आपका 1 से 3 के बीच में है तो x कैसा होगा, x होगा आपका माइनस √3 से -1 यूनियन 1 से √3, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप इस फॉर्मेट में इसको कंसीडर कर सकते हो। तो log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल का इंटीजर पार्ट 1 के बराबर है। ये केस कब होगा, जबकि x आपका इस इंटरवल में लाई करता था। और इस केस में आप अब fx को देखने जाओ तो fx क्या बनाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, 4x है और साथ में जो लिखी हुई क्वांटिटी है ये वाली, ये तो एग्जैक्ट 1 हो गई ना, तो एग्जैक्ट 1 की पावर में n 1 ही आएगा, है ना भाई, वो n कितना भी बड़ा हो लेकिन ये एग्जैक्ट 1 हो गया। पहले क्या होता था, fx की पावर gx होता था, तो जब आपका पावर बदलता था तो नीचे बेस भी बदलता था, बेस बदलता था तो पावर भी बदलती थी। अभी क्या है, अभी आपका जो बेस है वो तो x का है और जो पावर है वो n की है। तो जब x बदल रहा है तो n अपना वैसा ही है, जब n बदल रहा है तो x अपना वैसा ही है। तो बेस आपका एग्जैक्ट 1 आ गया। अब चूंकि बेस आपका एग्जैक्ट 1 आया तो पावर में इंफिनिटी या फिर कोई भी नंबर रहे, आपके पास आ गया रिजल्ट कितना, 1 के बराबर। While n is tending, that means at that moment x will behave as a constant ना। तो अगर x आपका कांस्टेंट के तरीके से बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी 1 थी कि पावर में आपने इंफिनिटी डाला तो यहाँ पे 1 आपको लिखना पड़ेगा। और नीचे इसी तरीके से आपके पास 1 + 1 आ गया। दैट मीन्स फॉर दिस इंटरवल योर fx इज कमिंग आउट एज 2x + 1। ये आपका केस 1 हो गया। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 में आपसे क्या कहा जा रहा है, अगर मान लीजिए इंटीजर पार्ट ऑफ log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर ये क्वांटिटी आपकी 1 से बड़ी है ना, अगर इंटीजर पार्ट आपका 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होने का मतलब हुआ कि लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, भाई 1 और 2 के बीच में तो नहीं होगा ना इंटीजर पार्ट। तो इसका मतलब कि log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, आपका 2 से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका 4 से बड़ा होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर आपका जब 3 से बड़ा होगा, अब इसके सॉल्यूशंस तो आप लिख सकते हो, -∞ से -√3 यूनियन √3 से इंफिनिटी। जब इस इंटरवल की हम बात करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी जो है ये आपकी 1 से बड़ी है। अब आपका बेस 1 से बड़ा है और पावर में हम लगा रहे हैं इनफिनिटी, तो 1 से बड़े बेस पे अगर आप इनफाइनाइट पावर लगाओगे तो वो क्वांटिटी किसको टेंड कर जाएगी, इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी। मतलब एक तरीके से कहें कि यही दोनों केवल डोमिनेट करेंगे, इनके रिस्पेक्ट में इन दोनों का कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अगर इस केस में कहा जाए कि fx क्या होगा, तो आपका ये दोनों नेग्लेक्ट हो गए, आपको बस क्या चाहिए, इन दोनों का रेशियो चाहिए, क्योंकि यही दोनों डोमिनेट कर रहे हैं। और जब इनका निकालोगे तो ये वाली क्वांटिटी इसके साथ कैंसिल, बचा क्या आपके पास, 2 बचा। तो fx की वैल्यू आपके पास इस इंटरवल के लिए कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में आपके पास जैसे इंटीजर पार्ट ऑफ log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर आपका 1 से, ठीक है, ये क्वांटिटी अगर आपकी 1 से छोटी है, मतलब 1 से छोटी है मतलब लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो ऐसे केस में क्या होगा, नेगेटिव, हाँ ठीक है, ऐसे ये पॉजिटिव तो होगा ही, log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका खुद तो पॉजिटिव तो होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव या फिर 0, क्योंकि भाई ये आर्गुमेंट 1 से छोटा तो हो नहीं सकता। अगर 1 से छोटा नहीं हो सकता तो ये क्वांटिटी आपकी 0 या 0 से बड़ी ही है। ठीक है, तो दिस क्वांटिटी, ठीक है, इसकी बात कर लें हम एक तरीके से कि
ये अगर आपका 1 से छोटा है, ठीक है, 1 से छोटा है, और ये ऑब्वियस है हमारा कि ये 0 से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। तो अब इस समय इंटीजर पार्ट क्या पॉसिबिलिटी है इंटीजर पार्ट की? इंटीजर पार्ट सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकता है, और वो वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर होगी, क्योंकि 0 से छोटा और कुछ तो हो नहीं सकता ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका log 2 x स्क्वायर प्लस 1 आपके पास क्या आना चाहिए? 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। अगर ये 0 और 1 के बीच में है तो x स्क्वायर प्लस 1 आपका फिर से क्या होगा? इधर 2 और इधर 1 के बीच आ जाएगा। x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1 और 0 के बीच आएगी, दैट मीन्स x आपका क्या हो गया? -1 से 1 के बीच में आएगा। अगर x आपका -1 और 1 के बीच में है तो ऐसे केस में आपका जो बेस है वो क्वांटिटी कैसी हो गई? 0 और 1 के बीच की हो गई, मतलब वो 0 ही हो गई इनफैक्ट इस केस में कहें तो। फिर ये और ये दोनों नेग्लेक्ट हो गए, और अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 4x के बराबर। तो केस 3 में आपका fx कितना है? 4x है। तो डिफरेंट इंटरवल्स के लिए आपके पास एक पीस वाइज फंक्शन आ गया यूजिंग दिस लिमिट ओनली, ठीक है। लिमिट के इन कैलकुलेशंस के अलावा अगर देखें हम तो कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोफिशिएंट फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली भी पूछे गए हैं, जिसमें कि पहले आप कोफिशिएंट फाइंड आउट करो और कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के बाद लिमिट निकालो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि आप जो एक्सपेंशन वाला मेथड है वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको मैक्सिमम केसेस में आपको एक्सपेंशन यूज़ करना पड़ेगा, यूजिंग द फैक्ट कि आप डिनोमिनेटर में कम से कम ये ट्राई करें कि डिनोमिनेटर में आपको एक्सपेंशन ना करना पड़े। न्यूमरेटर वगैरह में आप एक्सपेंशन कर लीजिए, और एक्सपेंशन करके फिर आप मतलब एक तरीके से पॉलिनोमियल में अगर एक बार कन्वर्ट कर लें तो उसके बाद एनालाइज करना आसान हो जाता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन अपन लेते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 3x माइनस ax प्लस 5x स्क्वायर माइनस bx क्यूब डिवाइडेड बाई आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस cx की पावर 4। और अपने को क्या करना है कि इसमें फाइंड आउट करना है कि ए बी सी की कौन सी ऐसी वैल्यूज होंगी सो दैट की लिमिट फाइनाइट है, और वो फाइनाइट वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे केसेस में आप सबसे पहले एक्सपेंशन यूज करिए। sin 3x मतलब 0 को टेंड कर रहा है तो आप एक्सपेंशन लिख सकते हैं 3x माइनस 3x का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 3x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, है ना, ये सब लिख लिया आपने। माइनस ax एज इट इज रहेगा 5x स्क्वायर माइनस bx क्यूब, और डिवीजन में आपके पास कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस cx की पावर में 4। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो ये x के साथ आ गया इसका 3 माइनस a, और x क्यूब के साथ आ गया माइनस x क्यूब के साथ आ गया आपका 3 क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 9/2 प्लस b, और इसके साथ में आपके पास है एक x स्क्वायर की भी टर्म है वैसे 5x। अब अच्छा एक और टर्म, अच्छा सारे टर्म्स हो गए, एक x की पावर 5 वाला भी था, तो x की पावर 5 वाले में 243/5 फैक्टोरियल इंटू x की पावर 5, और डिवीजन में आपके पास होगा 3x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस cx की पावर में 4 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब अगर आपको फाइनाइट लिमिट इसकी एग्जिस्ट करवानी है तो अब देखो भाई फाइनाइट कब एग्जिस्ट करेगा, नीचे वाले पॉलिनोमियल और ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री बराबर हो तभी तो ये एग्जिस्ट करेगा फाइनाइट, ठीक है। तो अब देखो अगर आप इस केस में अगर देखा जाए तो x का कोफिशिएंट मान लो ऊपर कुछ नॉन जीरो हो गया तो वही डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 0 है तो जो सबसे छोटी पावर होती है वही डोमिनेट करती है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जब आप इसकी बात करोगे x इंटू 3 माइनस a की जब आप बात कर रहे हो तो ऐसे केस में आपका ये जो टर्म है ये आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 नहीं है तो फिर ऊपर x और नीचे x स्क्वायर रेशियो आपका क्या बना देगा, लिमिट इनफाइनाइट बना देगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको इन दिक्कतों को हटाना है, इन दिक्कतों को 0 करना है, मतलब कि 3 माइनस a को 0 होना चाहिए, ठीक है। तब आपका डोमिनेटिंग टर्म ऊपर 5x स्क्वायर दिखेगा और नीचे 3x स्क्वायर दिखेगा, है ना। अब उसके बाद की टर्म्स तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं सिंपली, आगे की टर्म्स का कोई खास रोल थोड़ी ना है, x क्यूब का x की पावर 5 का इनका कोई खास रोल थोड़ी ना है। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए इसको 0 करके तो आप समझ सकते हो कि भाई डोमिनेट कौन करने वाला है, ऊपर 5x स्क्वायर नीचे 3x स्क्वायर, तो लिमिट कितनी आ जाएगी आपकी, सीधा 5/3 के बराबर आ जाएगी। b और c की वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स यू कैन से कि bc कैन बी एनीथिंग, bc बिलोंग्स टू r,
ठीक है। तो डिनोमिनेटर में अपन एक्सपेंशन अवॉइड करते हैं, वहां स्टैंडर्ड लिमिट वगैरह लगा के ट्राई करेंगे हम कि ये आपका पॉलिनोमियल बन जाए। और जहां तक न्यूमरेटर की बात है, न्यूमरेटर में आप एकदम आराम से एक्सपेंशन कीजिए। ध्यान ये रखिए कि जो डोमिनेटिंग टर्म है उसकी पावर जब ऊपर नीचे की सेम होगी तभी आपको फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी लिमिट की। अगर जीरो आपका वैलिड है, कहा जा रहा है कि भाई हाँ जीरो से भी काम चलेगा हमारा, तो फिर हम कंसीडर करेंगे, मतलब उसी डोमिनेटिंग टर्म के करस्पॉन्डिंग कंसीडर करेंगे और भी केसेस। ठीक है, अब ये तो आपका एक रहा। अगर इसी तरीके से आप एक और क्वेश्चन अपन देख ले जरा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 7, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका कहा गया है। और कहा जा रहा है कि a और b की आप वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो यहां पे भी आप एक्सपेंशन से जाओ, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर लो। क्या कर सकते हो, यहाँ x बाहर आएगा, मॉड x बाहर आएगा, लेकिन चूंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो हम सिंपली ऐसे ही रखेंगे। फिर 1 माइनस 4/x की पावर में हाफ और माइनस ax प्लस b, ये लिमिट आपकी आनी चाहिए 7। ठीक है, तो अगर आप एक्सपेंड करते हो तो आपके पास क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, ये सब है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां से आया 1 माइनस 2/x, है ना। आगे का भी कुछ होगा, एक्स स्क्वायर वगैरह का टर्म मान लो कुछ आ गया, मान लो p/x स्क्वायर। ठीक है, मैं इसकी ज़्यादा चिंता नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास जो टर्म है, ठीक है, काम की, वो यहीं पे मिलनी चाहिए, मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ से 1, यहाँ से a, ठीक है, माइनस यहाँ से 2 और वहाँ से b, है ना। और बाकी चीजें तो क्या हो जाएंगी, p/x वगैरह 0 को टेंड कर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इफेक्टिवली बच क्या रहा है, ये चीज 7 आनी चाहिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए, है ना। तो आपके 1 माइनस a को 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये इंफिनिटी निकल जाएगा ना। तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट हो गई कि 1 माइनस a आपका 0 के बराबर हो। अगर ये 0 नहीं हुआ तो फिर तो ये इनफाइनाइट निकल गया। ठीक है, तो जो भी एनालाइज करना है हमें एक्सपेंशन के बाद ही एनालाइज करना है। और अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0, दैट मींस कि -2 माइनस b को 7 होना चाहिए। यहां से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोफिशिएंट फाइंड आउट करने से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड डिनोमिनेटर में एक्सपेंशन अवॉइड करिए, न्यूमरेटर में आप आराम से एक्सपेंशन करिए और देखिए कि किस तरीके की वैल्यू हमें नॉन जीरो फाइनाइट या फाइनाइट वैल्यू कौन कौन सी सिचुएशन में मिल पाएगी यूजिंग कंसेप्ट ऑफ डोमिनेटिंग टर्म। कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स और भी देख लेते हैं। जैसे एक आपने पढ़ा होगा सैंडविच रूल। सैंडविच रूल का अगर कहें तो लिमिट्स निकालने के लिए बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप लिमिट्स निकालने में उसका कोई क्वेश्चन आएगा, अभी तक तो जेईई ने नहीं पूछा है रिसेंट ईयर्स में एटलीस्ट, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा हो जाता है, इस वजह से अवॉइड करते हैं। ठीक है, आप उसकी थ्योरी को समझ लीजिए। ठीक है, उसकी थ्योरी क्या कहती है कि अगर fx और gx, अगर हमें पता चल जाए कि fx आपका हमेशा gx से छोटा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों की लिमिट या तो बराबर हो सकती है और या तो fx चूंकि gx से छोटा था तो fx की लिमिट भी gx से छोटी हो जाए, ये भी हो सकता है। जैसे कि आप देखिए कि अगर x टेंड्स टू a पे बात कर रहे हैं, x इज इक्वल टू a पे, है ना, तो अगर मान लीजिए आपका fx ये है ना, ऐसा ऊपर ऊपर लाई कर रहा है, और मान लीजिए gx आपका ऐसा कुछ है, तो fx आपका हमेशा gx से बड़ा है। लेकिन x इक्वल टू a के लिए अगर देखें तो दोनों की वैल्यूज आपस में कैसी हैं, लिमिट आपकी बराबर है। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx, दे बोथ आर इक्वल ऑल्दो f इज ग्रेटर देन g थ्रू आउट, है ना। तो ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड होता है। ठीक है, कि अगर बीच में से अगर कोई एच भी पास करेगा और लिमिट उस एच की एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लिमिट उस एच की एग्जिस्ट करती है x इक्वल टू a पे, तो वो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, f और g की लिमिट्स के बराबर ही आएगी। तो बस ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट अपन जस्ट फॉर कंप्लीशन एक बार को देख सकते हैं कि अगर f और g आपके, f हमेशा ऊपर है, g हमेशा नीचे है, तो भी उन दोनों की लिमिट्स आपस में बराबर हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ ऑब्वियसली अगर f ऊपर है तो लिमिट उसकी ज़्यादा होगी g के कंपेरिजन में, तो दोनों चीज़ें हैं। अगर आपसे कहा जाए कि fx इज ग्रेटर देन gx, ठीक है, तो दैट मीन्स कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx, ठीक है,
लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, यहाँ पे बस आपका एक इक्वलिटी का साइन और एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक। ओके और इसके अलावा अगर हम देखें तो हाँ, एक sin x बाई एक्स के बारे में बता दिया कि वो 1 से छोटा होता है, tan x बाई एक्स 1 से छोटा होता है। इससे रिलेटेड फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर पार्ट वाले सवाल बनते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट का कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको आप इंटीजर पार्ट में बदल लो। जैसे आपसे कहा गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3 tan x बाई एक्स, मान लीजिए ये निकालने को कहा गया, ठीक है। तो आप क्या करिए, पहले इसको इंटीजर पार्ट में बदल लीजिए। तो यू कैन राइट इट डाउन एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -3 tan x बाई एक्स, ठीक है, माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ -3 tan x बाई एक्स, लिख सकते हैं ऐसा। अब ये देखिए आपका -3 होगा, ये इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब यहाँ पे आते हैं, tan x बाई एक्स आपका 1 से बड़ा होता है तो ये क्वांटिटी आपकी -3 से और छोटी होगी, तो इंटीजर पार्ट आपका कितना आएगा, -4 आएगा। तो यहाँ पे +4 आ गया, 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो बात यही है कि जब भी कभी फ्रैक्शनल पार्ट की बात हो तो आप उसको इंटीजर पार्ट में बदल लो, इंटीजर पार्ट में बदल करके फिर उसको डिस्कस करो, ठीक है। ओके, ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और फिर एक आध छोटी सी और चीजें, जैसे मान लीजिए आपका कोई फंक्शन, अगर मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है जो इवन है ना, तो इवन फंक्शन की बात अगर हम मान लीजिए कर रहे हैं x = a के अराउंड, तो अब ग्राफिकली ये बात है, कुछ लिमिट्स की कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर ये a पे है तो यहाँ -a पे सेम तरीके का ग्राफ होगा। तो अगर x के लिए हम RHL देखेंगे, a पे RHL और -a पे LHL आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। a पे RHL -a पे LHL ये बराबर होंगे, ठीक है। अगर ऑड फंक्शन होगा, ठीक है, अगर फंक्शन ऑड होगा तो एक माइनस साइन और एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है ये बात। तो ये ग्राफिकली आप इस चीज़ों को भी, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो थ्योरेटिकली कोई क्वेश्चन हो सकता है, कभी पूछ लिया जाए तो उससे रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली भी एनालाइज कर लेना चाहिए। जैसे अगर कोई फंक्शन है जो कि x = a के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है, तो उसके लिए आपकी लिमिट किस तरीके से बिहेव करेगी। जैसे मान लीजिए ये आपका x = a है ना, तो अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि यहाँ पे कोई C पॉइंट था, ठीक है, तो ये C पॉइंट के लिए मान लिया ऐसा कुछ ग्राफ था, तो यहाँ पे भी आपका ऐसा कुछ होगा, है ना। तो जैसा ये C बिहेव कर रहा है वैसा ही यहाँ पे भी कोई पॉइंट बिहेव करेगा, है ना। तो अच्छा, C तक कैसे पहुंचोगे, इधर से C - a की डिस्टेंस कवर करके, ठीक है। तो मतलब ये दूसरा वाला पॉइंट इधर का क्या होगा, 2a - c होगा, है ना, 2a - c। तो जैसा C पे अगर हमें दिखाई दे कि RHL at C, तो दैट विल बी 2a - c पे LHL, ठीक है, और LHL at 2a - c। भाई यहाँ पे जैसा ग्राफ है वैसा ही यहाँ पे भी है ना, तो दोनों ही जगहों पे इधर से LHL जैसे प्रोसीड करेगा वैसे ही इधर से RHL प्रोसीड करेगा, सिमेट्री तो क्रिएट होगी। तो 2a - c पे जो LHL है और C पे जो RHL है वो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। इसी तरीके से C पे LHL और 2a - c पे RHL जो होंगे वो भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप ग्राफिकली एनालाइज कर सकते हो खुद से एक बार, और इवन फंक्शन के लिए और x = a के अबाउट सिमेट्रिक फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी टाइम कंस्ट्रेंट के साथ हमने लिमिट्स का रिवीजन किया है, अब इसके आगे हम रिवीजन मॉड्यूल इसका सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू ऑल।